Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to the Match Mic. Jannab, it is the 14th number of HBL PSL Season 10 match between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. Janaab, अभी खत्म हुआ है मैच और हमने सोचा कि आते साथ इस पे बात करना बहुत लाजिम है because we all have been waiting for बाबर आजम कि किस तरीके से उनकी फॉर्म वापस आए। तो आज की मैच की भी हाईलाइट ऑफ कोर्स बाबर आजम की बल्लेबाजी है, क्योंकि पहले जनाब लगता है कि आउट हो गए हैं, फिर वो रिव्यू लिया जाता है और फिर पता चलता है कि नहीं, वो आउट नहीं हुए और जो उनकी विकेट तब नहीं गिरी वो फिर एंड तक जो है ना वो स्टे किए। एनीवेज लाहौर कलंदर्स आते हैं जनाब 129 रन्स ऑन बोर्ड करते हैं। पेशावर ज़ल्मी आता है 133 जो है वो चेस कर लेता है 3 विकेट्स की नुकसान पे। With me here in the studios, not actually in the studios because आदत हो गई है उनके साथ स्टूडियो में शो करने की, virtually I have been joined by sports journalist who has actually happened to be a seasoned sports journalist and analyst. Assalamu alaikum Ahmed, how are you? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि टेलीविजन से हट के आज हम यहाँ आमने सामने मौजूद हैं, बट बात करनी है जनाब पहले तो टॉस के ऊपर, क्योंकि होता ऐसा है कि जनाब टॉस जीत जाते हैं आज पेशावर ज़ल्मी वाले और फिर वो कहते हैं कि जी हम जो है बॉलिंग करेंगे। आपको लगता है अगर ये टॉस उनके हक में ना होता तो सिचुएशन कुछ अलग होती, कंसीडरिंग जिस तरह की पिच थी? देखिए, टॉस की अगर बात किया तो जाहिर है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर टॉस सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो ग्रीन पिच था। पीएसएल में आमतौर पर इस तरह की पिचेस होती नहीं है, जो हमने प्रीवियस जो सीजन देखे हैं पीएसएल के, खास तौर पे जो पिंडी में और मुल्तान में पिचें बनती हैं, वहां तो 2-2 रन बनते हैं पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में चेज भी हो जाते हैं। तो इस तरह की पिचेस हमने पीएसएल में देखी नहीं है। ये अनयूजुअल पिच था पीएसएल के हिसाब से, जहां पर थोड़ा सा घास भी था और बाउंस भी था पिच के अंदर ठीक ठाक। हार्ड लेंथ के ऊपर अगर बॉलर बॉल मारता था तो उसके अंदर स्पीड भी थी और बाउंस भी मिल रहा था बॉलर को। तो यहाँ पर टॉस जीतना बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जहां तक इस बात का सवाल है कि अगर बाबर टॉस हार जाते तो क्या होता, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर भी बाबर आजम की टीम ज्यादा बेहतर शो पुट अप करती, क्योंकि उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि बेहतर गेम अवेयरनेस का मुजाहरा किया है। जब उनको लगा है कि यहाँ पर स्लॉगिंग नहीं होनी तो उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम ने ये देखा है कि जो पावर प्ले, अब आप अगर इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, फखर जमान का बहुत एक्सपीरियंस है, आसिफ अली का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, शाहीन अफरीदी का खुद इतना एक्सपीरियंस है, और जाहिर है कि आपने पिच तो देखी है वहां टॉस से पहले जाके, और पिच देखते साथ ही अगर आपको अंदाजा नहीं हुआ तो फिर 2-3 ओवर खेलने के बाद तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि पिच किस तरह का है। और जब आपको अंदाजा हो गया है कि पिच इस तरह का है, इसके ऊपर घास भी है, बॉलर का बॉल जो है वो पड़ के तेज आ रहा है, तो उसके ऊपर फिर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने की बजाय उस स्लॉगिंग के ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से पावर प्ले में उनके विकेटें जाया हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी अगर उनकी जगह होते तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम फिर एक एंड को कंटेन करके रखते जिस तरह से उन्हें अब तक रखा है। अब देखिए, हुसैन तलत और बाबर आजम ने परफॉर्म किया, दोनों ने 50 रन स्कोर किए हैं, और ये दोनों प्रॉपर बैट्समैन है, ये स्लॉगर नहीं है। ये दोनों उस 4 डे क्रिकेट को खेलकर टीम में आए हैं जिससे प्लेयर बनता है। बाकी जो प्लेयर है मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस ने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, इसलिए वो आए हैं, 2 छक्के उनके लगे हैं, उस पर आउट हो गए हैं। तो जिस तरह के भी प्लेयर, जो इस तरह के सारे प्लेयर आप देख लें, अगर जो भी टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन था ना, उसने आज परफॉर्म किया है, और ये स्किल का टेस्ट था बेसिकली बैट्समैन का भी और बॉलर का भी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी प्रिवेल करती है। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां पे वी हैव बीन जॉइंड बाय सीजन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माय डियर फेलो इरफान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सारा। इरफान, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी, अभी हमने की बाबर आजम के ऊपर, आपसे भी वही सवाल करूंगी कि अगर आज बाबर आजम टॉस ना जीतते तो क्या सिचुएशन यही होती? शायद ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती थी, और जो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन की है डिफरेंट लाइव सेशंस के अंदर कि बाबर को ये स्ट्राइक रेट सूट करता है। जब वो आपको समहाउ 160 170 करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि बाबर आजम किस तरह शेप अप करते हैं। आज उनके लिए टेलर मेड था, ये जो सिनेरियो था 6 पर ओवर जाना, ये उनके लिए बिल्कुल टेलर मेड था। यही उनका बैटिंग स्टाइल है। जितने मैचेस के अंदर आप पहले आप देखें तो वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे थे, ज्यादा रन बनाने के चक्कर में उनके माइंड में बड़ा टोटल होता था कि मैंने टॉप से रन करना है, ज्यादा करना, तेज खेलना है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि उनके माइंड के अंदर सबसे 2 चीजों का बैगेज है, एक कप्तानी का चला जाना, और दूसरा वो बैगेज को कैरी कर रहे हैं कि मैंने तेज खेलना है, बिकॉज वो और रिजवान दोनों टीम से ड्रॉप हुए। मैं तो रिजवान के माइंडसेट से मतलब बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ। पहले मैंने बहुत ज्यादा बात की साउथ के इनिंग के लिहाज से, ये क्या माइंडसेट है कि कप्तान 40 गेंदों पे 33 करता है, और कल जो रिजवान ने इनिंग खेली है, यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे तो बुरा खेल ही रहे हैं, आप लीग के अंदर भी किसी तरह कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा डेडफुल है, बड़ा डैमेजिंग है। और मैं ये बारहा ये कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ कि ये पीसीबी भी स्टेक होल्डर है, ये फ्रेंचाइज ओनर भी स्टेक होल्डर है, और तीसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर ये हमारे प्लेयर है। इन सबका एक एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने किसी तरह मॉडर्न डे क्रिकेट को कम्पीट करना है, हमने उसके करीब तक आना है, हमने फिर यही सारी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल में ट्रांसलेट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी जगह पे कोई इंप्रूवमेंट आने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और आज जैसे मिड सेशन के अंदर कहना चाहिए, जब ब्रेक हुई, इनिंग्स ब्रेक हुई, तो रमीज राजा बात कर रहे थे इंतजामुल हक से, तो उन्होंने बाबर आजम के वाले से पूछा, उन्हें क्या बाबर एक्स्ट्रा कोशिश हो गया है, ज्यादा कोशिश कर रहा है, ज्यादा अग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है जो हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नॉर्मल गेम पे रहेगा, कन्वेंशन क्रिकेट खेलेगा तो सर्वाइव करेगा। और मैंने सारा ये बड़ी दफा कहा है कि बाबर इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट के अंदर कंफ्यूज हो रहा है। इंटरनेशनल टीम के अंदर 3 प्लेयर कम से कम हर दफा हमारी टीम में होते हैं, बाबर, रिजवान और एक आधा जरूर ऐसा होता है जो एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं। इसी वजह से हम 150 और 160 के अंदर आके रुक गए। जबकि अगर जमीन की साइड देखते हैं, साइड देखें, हारिस देखें, मिचेल ओवन देखें, तलत को देखें, ये सारे बैशर हैं और जब चाहे मोड को चेंज करते हैं। अगर बाबर इनके साथ अपनी वही ट्रेडिशनल क्रिकेट, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है जिस तरह आज खेली है, तो बड़ा इजी उसका टोटल 180 से 200 होगा। 180 से 200 करते हैं तो जल्मी वुड बी इन द सेफ हैंड। लेकिन मुझे लगता है कि जल्मी ये गलती कंटिन्यूसली कर रहा है, और ये अगर आगे जाते भी है तो वो आएगी, वो ये है कि आज भी आप देखें कि वो 4 रेगुलर बॉलर के साथ था। अगर किसी तरह वो डीप ले जाता, अगर कोई एक प्लेयर भी उनका सिकंदर रजा के साथ होता, तो ये लास्ट 2-3 ओवरों के अंदर इनको अच्छी खासी धुलाई हो जानी थी। आज भी सिकंदर रजा ने लास्ट ओवर का वेट किया बेसिकली, कि मैं लास्ट ओवर में किसी तरह बैटिंग चार्ज करूंगा और करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कि वो पहले एक बॉल, पहले लास्ट बॉल पे, सेकंड लास्ट बॉल ओवर के लास्ट बॉल पे उन्होंने सिंगल ले ली, फिर वो जब आए सामने तो उन्होंने एक वो स्लोअर बॉल को मिस कर दिया और वो कैच आउट हो गया। बट अगर कोई एक और बैटर साथ होता तो ये जल्मी को बहुत बड़ा कॉस्ट करना था। बट मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्वेश्चन उनसे आज भी पूछा गया कि आप 4 बॉलर रेगुलर बॉलर के साथ जा रहे हैं, तो उसने कहा जी मेरे पास साइम है, बट साइम के ऊपर आप हर मैच में रिलाय नहीं कर सकते। वो उसको चार्ज हो सकता है, वैसे भी किसी और बॉलर को भी हो सकता है। तो आपकी वही टीम सर्वाइव करेगी। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, उसकी इंप्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह ये है कि शहजाद के पास 4 नहीं, उसके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है। बैटिंग के अंदर 10 ओवर तक उसके पास बैट्समैन है। तो जब आपके पास इतनी डेप्थ होती है तो आपकी डेफिनेटली विकेट और आपके पास कैप्टन के पास मार्जिन आता है। बट हम देख रहे हैं कि शहजाद से कोई भी कप्तान सीख नहीं रहा। वो एक रिजिड माइंडसेट है हमारे तमाम कैप्टन का, वो उसी पे जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये बात की गई है वहां पे अहमद, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कैप्टनसी की बात हो रही, डिसीजन की बात हो रही है। मोहम्मद नईम की जगह आज शाहीन भेजते हैं आसिफ अली को, ठीक है जी, ग्रीन पिच है जनाब। आपको लगता है कि एक फिनिशर को आपने ओपनिंग के लिए भेज दिया है सिर्फ इसलिए कि जी वो जाएगा, लंबे लंबे छक्के चौके लगाएगा, 4 रन बना के वो आउट हो गए? हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? व्हाट वाज द माइंडसेट? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आसिफ अली जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक एक इंजरी से वापस आ रहे हैं। अभी उनके नी में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे। अच्छा। और वापस आते ही जाहिर है कि उनको मतलब लाहौर कलंदर्स की कलंदराना रविश अगर आप देखें तो वो आज भी जारी रही है। उन्होंने उनको जो है वो एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर पेस एंड बाउंस था, अच्छा बॉल हो रहा था, वहां पर उन्होंने उनको ओपन करने भेज दिया और उनका रोल जो है वो जाहिर है टीम में फिनिशर का है। आसिफ अली के बारे में ये मशहूर था कि वो दिन में 150 छक्के लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें 150 में से थोड़े से छक्के आज में लगवाने की कोशिश की है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक तो बेचारा इंजरी से वापस आ रहा है, दूसरा उसके पोजीशन से बाहर आपने खिला दिया। लाहौर कलंदर्स का अगर पोजीशन से बाहर खेलने वाला मसला मैं आपको बताऊं तो शाहीन अफरीदी खुद भी आज, अगर मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा अपने ब्रेक के ऊपर पैर रखते और थोड़ा सब्र का मुजाहरा करते और सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने ना आते तो सिकंदर रजा कुछ बॉलिंग और खेलने के लिए मिल जानी थी। और आखिर में सिकंदर रजा ने जिस तरह मारा है, अगर वो थोड़े से जो बॉलिंग शाहीन जाया करके आके वो भी उसको मिल जाती तो मेरा ख्याल थोड़ा बेहतर टोटल होता। तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो इस मैच को ओवरऑल प्लान करने में जो है वो अच्छी तरह कामयाब नहीं हुई है। थोड़ा सा मैं डिसएग्री इरफान भाई सही सेंस में जरूर करूंगा कि अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम भी यहाँ टॉस जीत जाती तो मुझे लगता है कि वो कलंदर्स के निस्बत जरा बेहतर शो पुट अप कर पाते, क्योंकि जो बाबर आजम की जिस तरह से बात हो रही है, बाबर आजम मतलब वो उस कैटेगरी का प्लेयर है जिनको हम टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स कहते हैं। और वो जब इस तरह की पिच के ऊपर आते हैं तो उन्हें 1-2 ओवर खेलने के बाद अंदाजा हो जाता है कि इसको किस तरह से लेकर जाना है।
लाहौर कलंदर्स की टीम को पूरा पावर प्ले गुजारने के बाद पता चला है कि उस वक्त तक उनकी 4-5 विकेटें जो है वो जा चुकी थी। तो अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम टॉस जीत भी जाती तो मुझे लगता है कि पेशावर की टीम बेहतर शो पुट अप करती लाहौर कलंदर्स। बाबर को पहले मतलब अगर वो पहले बैटिंग करते, टॉस तो वो जीत गए, अगर वो पहले बैटिंग करते ज़ल्मी की टीम। आपको इंटरप्ट करो, बाबर को पहले 3 मैचेस में आइडिया क्यों नहीं हुआ पिच कैसी है? देखिए प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म भी होता है ना, जाहिर है। मैं यही बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा प्लेयर दुनिया में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुआ? मुझे आप बताएं, आपको जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर को देखा, मैंने इंजमाम को देखा, मैंने विराट कोहली को देखा, हर प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तो उसमें फिर आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बाबर का पाकिस्तान का बेस्ट, मैं तो बंदे कंफ्यूजन है, मैं तो आपके पास आया इसलिए हूँ कि आप मुझे ठीक करें। नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ, जो मेरी सोच है मैं अपनी सोच बताता हूँ, आप जरूर अपनी बताइए। बाबर पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, कोई डाउट नहीं किसी को। बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, ये सबको मालूम है। 600 डेज से उससे सेंचुरी नहीं की, हम सबको मालूम है। प्रॉब्लम की जो आ रहा है ना, प्रॉब्लम की वजह मैंने आपको शुरू में बताई, आप उसके मिक्स कर गए हैं। बाबर को पिच का पता चलता है, बिल्कुल चलता है। बाबर को कितना रन होने चाहिए पता चलता है। बाबर एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहा है, उसकी रीजन मैंने आपको बताई। एक तो उसके ऊपर वो कप्तानी जब से छिनी है, वो अंडर प्रेशर आ गया, अपने ऊपर हावी कर लिया उसने कि मेरे से कप्तानी क्यों चली गई है। दूसरा, बाबर ने ये बैटिंग अपने ऊपर सवार कर लिया है कि मैंने छक्के मारने हैं। आप भी क्रिकेट कवर करते हैं, आपने देखा होगा हर वीडियो के अंदर वो पावर हिटिंग कर रहा है, जबकि वो अपनी कंसिस्टेंट क्रिकेट 30 साल की एज के अंदर डेफिनेटली एक बच्चा जो क्रिकेटर बनता है वो 7, 8 या 9 साल की क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो आप बाबर ने 7, 8 साल से लेकर 30 साल तक कन्वेंशनल क्रिकेट खेली। 30 साल के बाद सडन एक दिन बाबर को ख्याल आया कि मैंने छक्के मारने हैं। तो जब छक्के मारने गए तो वो अपनी बेसिक से भी हट गए, उससे भी गए वो। तो बाबर को सिर्फ ये रियलाइज करना था कि मैंने अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अगर मुझे आप इजाजत देना, अगर यहाँ पे मैं मुझे मेरी गुस्ताखी अगर आप माफ करें, तो बाबर आजम के ऊपर भी ये फेज क्यों आया? ये फेज इस वजह से आया है कि बाबर आजम को भी इस तरह के नंबर सुनाए गए हैं कि तुमने 600 दिन हो गए, तुमने सेंचुरी स्कोर नहीं की। मतलब बाबर आजम अगर 600 दिन से सेंचुरी स्कोर नहीं भी कर रहा तो भी एवरेज तो उसकी नहीं करी है। बाबर आजम के अलावा भी तो बाकी टीम ने खेलना है ना। जब कभी बाबर आजम के ऊपर बैड पैच आएगा तो बाबर आजम के साथ वाले ने भी तो खेलना है ना। मसला यह है कि बाबर आजम जो है वो अपना बेंचमार्क वहां ले गया जहां पे लोग समझते हैं कि वो सेंचुरी करेगा तो वो स्कोर करेगा। बाबर न्यूजीलैंड में गया, उसने 3 मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की। मैं डिफेंड नहीं कर रहा बाबर आजम को, मतलब मैं इसको उस अंदाज में एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पैरामीटर के मुताबिक हमारे एनालिस्ट बाबर आजम को ट्रीट करते हैं। मसला यह है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर्स निकाल के पेश किए जाते हैं, ऐसा ऐसा डाटा निकाल के पेश किया जाता है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। बाबर आजम कन्वेंशनल क्रिकेट से हट के छक्के मारने की प्रैक्टिस करने पर क्यों आया? इस वजह से आया कि लोगों ने ये कहा कि बाबर आजम के जो नंबर्स है ना वो T20 क्रिकेट से मैच नहीं करते। उसका जो स्ट्राइक रेट है और ये जो इंटेंट की अंग्रेजियां निकाल निकाल के लोग सुनाते रहे हैं, मतलब मुझे मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता कि मैं आपसे किसी बात पे डिसएग्री कर पाऊं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो बहरहाल ये है कि इस तरह के जो नंबर शो होते हैं ना, जो इस तरह की बातें की जाती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, अगर ये 600 दिन हो गए बाबर ने सेंचुरी स्कोर नहीं की, तो भाई बाबर आजम ने स्कोर तो फिर भी किया ना। बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी, बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी आप मुझे निकाल के दिखाएं जिन लड़कों को आपने टीम में खिलाया बाबर आजम की जगह पे, उन्हें क्या परफॉर्म करके दिया। अच्छा, उसको जवाब देता हूँ। देखिए, आप फिर 2 चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। बाबर के ऊपर मैंने तो बताया आपको आपकी चीज के अंदर ऐड करो ना। बाबर को रिलेट किया जाता है लारा से, इंजमाम से, तेंदुलकर से, धोनी से, कोहली से किया जाता है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम। एक तो बाबर से हमारा गिला है, एज ए हम जितने लोग हैं ना, हम क्रिकेट के फैन हैं, हमारा गिला है कि बाबर ने अपने 10 साल कैरियर में हमें कुछ जिता के नहीं दिया, कोई टाइटल नहीं जिताया। कोहली को देखते हैं 10 साल कैरियर में ये शर्मा ने बेतहाशा जिताया। सबसे पहले बाबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए कैप्टन कि वो टीम बिल्ड करता, 1 नहीं 2-3 टीमें पाकिस्तान को खड़ी होकर देता। बाबर कप्तान था। कौन सी ऐसी सीरीज पाकिस्तान ने खेली है जिसमें शहीन को बाहर बिठाया, खुद बाहर बैठा है? किसमें उसने रिजवान को बाहर बिठाया, किसमें शदाब को बाहर बिठाया? आपका कप्तान होने की हैसियत से ये फर्ज था। हम खान साहब की लेगेसी क्यों बात करते हैं, MS धोनी की बात क्यों करते हैं, स्टीव वॉ की बात क्यों करते हैं? इन्होंने अपनी जात को पीछे रखा। भी रिसेंटली रोहित शर्मा को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं कि रोहित शर्मा को एक लड़के को बनाया उसने, जितने ये 15 या 20 लड़के इंडिया के लॉट के अंदर है, एक बच्चे को रोहित शर्मा ने बनाया है। इवन कोहली ने भी कोई प्लेयर नहीं बनाया था। तो रोहित शर्मा क्यों लार्जर देन लाइफ बन गया और 2 टाइटल जीत गया कि उसने लोग बनाए? हमारा बाबर से ये गिला है। मैं ये नहीं कहता बाबर गेम चेंज करे। बाबर को क्या कहना भाई, मैं बाबर की कप्तानी पे तो बात कर ही था। बात कर रहा हूं। मैं बाबर की कप्तानी के ऊपर तो बात कर ही था।
नहीं मैं प्लेयरों की तरफ आने लगा, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ ना। बाबर ने लैग क्या किया, एक तो एज कप्तानी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, दूसरा जब बाबर को मालूम था कि बाबर की गेम ऐसी है तो बाबर को क्या करना था कि अपने सराउंडिंग पावर हिटर रखने थे। अच्छा, फिर वो रखने के बाद बाबर का आइडियल नंबर अभी लीग क्रिकेट के अंदर भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तीसरा है, तीसरे नंबर पे आना चाहिए। अब मोहम्मद हारिस कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम में ओपनर आ रहा है, इधर आप चौथे नंबर पे भेजते हैं, उधर से हसन नवाज ओपन कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और फवाद उसको साउथ शकील को ख्वाब आया रात को कि नहीं मैंने ओपनर भी बनना, मैंने अपने चार्ट के अंदर टॉप 5 पे रहना है, मैंने इधर आना है। उस्मान खान सबसे अच्छा खेलता है, यासर खान हाईएस्ट लीग स्कोरर था उनकी पेशावर उसकी तरफ मुल्तान की तरफ से, उसको 4 मैच बाहर बैठाई रखा। अच्छा, वो रन कर रहा है, उस्मान रन कर रहा है, भाई उसको पावर प्ले यूज करने दो, रिजवान तीसरे पे आ जाए। लेकिन इनकी अप्रोच आपको बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ये स्टार्स हैं ये चाहते हैं कि स्टैट्स के अंदर इनका नंबर सबसे ऊपर है, इनका हाईएस्ट हो। जैसे ही अगर ये जब अभी आप एक मैच ये आज वाला रखा आपने, बाबर ने जिताया, हम तो खुदा की कसम चाहते हैं बाबर हर मैच जिताए, बाबर पाकिस्तान को वो विक्ट्री दिलवाए जो कोई नहीं दिलवा रहा, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा। जैसे ही जलमी ने 180 चेज करना है, आप देख लीजिएगा बाबर चौक कर देगा। जैसे ही इन्होंने पहले बैटिंग करना है और रन ज्यादा लगाने की जरूरत होगी रिजवान की तरह, ये नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप अपना जो रोल है उसको समझे। अगर आपने ओपनर आना है तो भाई आप 200 के साथ खेलें, अगर आप उस तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते आप नंबर 3 पे आ जाए, कोई आपकी जात में आपके स्टेचर में फर्क नहीं आएगा, आप तभी किंग रहेंगे। लेकिन होगा क्या, आपकी टीम जीतेगी, आपके जो सराउंडिंग है। अब मोहम्मद हारिस और आप बताइए मुझे अपने ईमान से बताएं कि मोहम्मद हारिस और अगर साइम अयूब ओपन करते हैं और वो 6 ओवर खेल जाते हैं, किसी भी टीम का इतना टोटल हो सकता है जितना ये दोनों कर देंगे, जो बाबर और रिजवान। ये इतनी छोटी सी लॉजिक है, इसमें कोई गुजारिश कर लूं, इसमें थोड़ी सी गुजारिश करने मुझे भी एक सवाल पूछना है। वैसे आई थिंक दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। मैं तालिब टाइप आदमी हूं, बड़ा कमजोर आदमी हूं, मुझे थोड़ी सी गुजारिश कर देंगे इसमें। अच्छा, आप पहले कर लें फिर मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। हाँ पूछिए। सवाल ये हुआ था कि अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम टॉस जीतती ना तो वो बेहतर कर पाती, उसका जवाब मैंने दिया हाँ। ठीक है, सवाल ये हुआ था। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तो मैं बात कर ही रहा, बाबर आजम एज ए कैप्टन एक अलग एंटिटी है, बाबर आजम एज ए बैटर एक अलग एंटिटी है। मैं उस पैरामीटर के ऊपर बात कर रहा हूँ जिस पैरामीटर के मुताबिक आप लोगों को ट्रीट करते हैं। आप एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेंगे बाबर आजम की T20 टीम में जगह नहीं बनती, तो बाबर आजम को टीम से निकाल के जिन लोगों को आपने चांस दिया है टीम में, उन्होंने क्या परफॉर्म किया? नहीं, हमने मसला ये है कि ओपनिंग में कब खिलाया है, चांस कितना दिया ये भी देखना पड़ेगा ना। इन बच्चों को अभी आपने 5 मैच दिए हैं, ये बाकी सबने 5-5 साल लिए हैं, तो 5 साल को 5 मैचों से कंफ्यूज नहीं करना हमने। मैं अभी भी बिलीव करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि शायद ज्यादा फरहान टीम में आए, उसको ओपन कराएं और उसको पूरा मौका दें, मैं खुद ये चाहता हूं। लेकिन बात यह है कि जिस बाबर किसी फॉर्मेट में टीम से बाहर नहीं होता, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन। नहीं, बाबर आजम टीम से बाहर हो जाएगा, आप ये भी ना घबराएं। बाबर आजम एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं होगा। मैं वैसे आपको बता रहा हूं ये होना चाहिए, ये एक न्यूज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबर को जिद में नहीं आना चाहिए। बाबर इधर चैंपियन ट्रॉफी में अगर ओपनिंग को सेट कर रहा है और ओपनर जा रहा है, तो न्यूजीलैंड मैनेजमेंट को कह रहा है कि मैंने ओपनर आना है, उधर वो तीसरे नंबर पे क्यों आ गए? इरफान भाई, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मसला ये है कि जिन पैरामीटर्स के मुताबिक हम प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं ना, वो पैरामीटर ठीक नहीं है। अगर आपने उसके मुताबिक ट्रीट करना है तो फिर बाबर आजम की जगह ही बनती है। ये बात है। सवाल है मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी जज्बाती हो गए थे कि मैं यहाँ पे बाबर आजम को डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ। गो के मैं बाबर आजम बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट मतलब इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे जो सेलेबल कमोडिटी है पाकिस्तान के पास, वो बाबर आजम है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा सवाल है आपसे, अगर आपने लोगों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम से अंदर बाहर करना है ना, तो फिर यही हाल होना है जो अभी टीम का हो रहा है। बात यह है कि जिन पैरामीटर्स के मुताबिक आप बात करते हैं ना, उन पैरामीटर्स के मुताबिक बाबर आजम की जगह बनती है। लेकिन बाबर ने हमें तब हम सब अपनी आंखों पे बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे जब वो टाइटल जिताएंगे। वो बाबर हो, वो शाहीन हो, वो रिजवान हो, वो शादाब हो, बिल्कुल लेगेसी जो है वो टाइटल से बन के, ये बात नहीं है। आपने सेलेबल कमोडिटी है, तो सेलेबल कमोडिटी को अगर हम फ्रेम करके रख दे और पाकिस्तान को टाइटल ना जिताए, तो हमने क्या करना है उस सेलेबल कमोडिटी का? हमने तो तब उसी को ऑनर करना है। मुझे ये बताएं कि हमारे पास है क्या इसके अलावा? मुझे ये बताएं हमारे पास इसके अलावा है क्या? नहीं है। अगर फिर ये बहुत लंबी एक बहस है। अगर हर बच्चा ये कहेगा कि अगर आपने साइम अयूब को 28 चांस दिए थे
तो मुझे भी दे। हम तो हर बच्चे को 4-4 चांस के बाद निकाल देते हैं। तो ये बच्चे बनाना किसने थे? अब कामरान गुलाम अगर 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करके 3 साल पहले उसको टीम में नहीं खिलाया और तमाम अथॉरिटी बाबर आजम के पास थी, सिलेक्टर की भी, कप्तान की भी, तो वो किसका कसूर है? उमैर बिन यूसुफ जब सबसे ज्यादा रन करता रहा तो किसने नहीं खिलाया? बाबर ने नहीं खिलाया। तो पॉइंट ये है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपना रोल भी समझें और टीम का रोल भी समझें। अपनी ये सारों का प्रॉब्लम मैं बता दूं, एक प्रॉब्लम है इन सबका, वो ये है कि अपनी बात को आगे रखते हैं, पाकिस्तान को पीछे रखते हैं। जिस दिन ये सेल्फिश अप्रोच से बाहर आ जाएंगे, पाकिस्तानी टीम भी ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं, कोई ना कोई टैलेंट का मसला है। हमारे पास लड़के भी ठीक ठाक टैलेंट में मौजूद है, सिर्फ इनको राइट जगह पे जगह टाइम देने की जरूरत है। मैं लास्ट इसमें बात ऐड करूं, ये जो अब हम रोना रोते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पीछे पड़ा क्या है, उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर हमने 6 लड़कों को डेब्यू कराया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये 5 टीमें दुनिया की बेस्ट टीमें हैं। आप मुझे बता दें कितनी इवेंट के अंदर 6 लड़कों को इकट्ठा डेब्यू कराया हो, कोई एक मिसाल दे दे। हमेशा दुनिया क्या करती है, सबसे बेस्ट मॉडल दुनिया का ऑस्ट्रेलिया के पास है कि हर सीरीज में एक बच्चा इन होता है, बाकी 10 मेन प्लेयर होते हैं, उस बच्चे को टीम में एडजस्ट किया जाता है, वो लड़का उन सीनियर प्लेयर के साथ रह के सीखता भी है, अपनी जगह बनाता है। जैसे ही वो समझता है कि बच्चा प्रिपेयर हो गया, बन गया, अगली सीरीज में वो जो पुराना प्लेयर होता है सीनियर, वो वापस आता है, वो बच्चा बेंच पे आ जाता है। फिर आपका एक और बच्चा इसी तरह सिस्टम में जो रन करता है या आउट करता है वो आता है, उसको तैयार किया जाता है। हमने अपने सिस्टम में किसी एक बच्चे को बनने नहीं दिया, और बनाना किसने था? कप्तान ने बनाना था। मैं तो बात ही हमेशा ये करता हूँ, सरफराज ने कितने लड़के आपके अभी खेल रहे हैं, 10-15 लड़के जो 5 साल से खेल रहे हैं, ये सारे सरफराज ने बनाए। आपको इससे उससे क्रेडिट देता है कि नहीं देता? पास में यूनुस खान बनाता रहा, यूनुस खान ने आपके सारे लड़के बना के दिए 2008 से लेके 2010-11 तक। तो हम अनफॉर्चुनेटली जो इस मुल्क के साथ लॉयल होता है, जो गेम को समझता है, हम उसको तो कागज में वो कहते हैं रद्दी की तरह उठा के बाहर फेंकते हैं। उसी यूनुस खान ने जिसने लड़के बनाए, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी, उन्होंने उसको बेचारे के खिलाफ वो जाके चेयरमैन को तब कहा इसको बाहर करे। जिस सरफराज ने इन सब बच्चों को बनाया, वही नए कोच के साथ गोल पे जाके बैठ गए, उन्होंने कहा जी सरफराज को टीम से बाहर करें। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है और इसी एक माइंडसेट ने हमारी क्रिकेट को तबाह किया है। इसके अलावा मेरी नजर में कोई और रीजन नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आप दोनों से। आज क्योंकि हम लेट आए हैं लाइव, तो हम इसको प्रिसाइजली रखेंगे इसी सवाल से, आप लोगों की इसी बात से, क्योंकि हमारे सामने 14th नंबर ऑफ मैचेस हो गए हैं, बड़ी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस आ गई हैं सबकी, एंड ऑन द टॉप रन स्कोरर हैपेंस टू बी फरहान। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। T20 की अब अगर टीम बनती है, आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए टीम कंपोजिशन? अहमद और फरहान, इरफान, आपके हिसाब से T20 पाकिस्तानी T20 की कंपोजिशन अब क्या होनी चाहिए? अब ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? वन डाउन कौन होना चाहिए? थर्ड बैटर कौन आना चाहिए? अगर आप वन बाय वन बता दें प्लीज। अहमद भाई आप बताइए पहले प्लीज। अहमद, देखें, अगर पीएसएल की बुनियाद पर टीम बनानी है तो जिसकी रिवायत चली है पिछले 4 साल से, तो साहबजादा फरहान को टीम में डालें और उसे बांग्लादेश के खिलाफ 5 मैच खिलाएं। मैं ये नहीं कह रही, फरहान की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी तो है ना, वो उसको भी तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। हसन की भी जी मैं यही बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से ओपनिंग करवाएं और साहिबजादा फरहान को 5 मैच बांग्लादेश वाले खिला दें। अच्छा ठीक है। और वन डाउन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश के खिलाफ नहीं भी खेलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। आगे वन डाउन कौन होगा आगे? वन डाउन इरफान भाई कह रहे हैं हारिस को खिला दें, तो खिला के देख ले। अच्छा खिलाए ना, पहले तो आप पीएसएल में खिलाएं, आपकी तो सबसे बड़ा ब्रांड है, उधर तो खिलाएं उसको, उधर खिला नहीं रहे, टीम में क्या खिलाना है किसी ने उसको उधर। व्हाट इज योर टेक? हां, व्हाट शुड बी आवर कंपोजिशन फॉर टीम? कितने ओपनर खिलाने इरफान भाई? देखिए वो ये तो आपको देखना है। पहली बात है कि रिजवान की तो मेरी समझ में जिस माइंड से वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा तो नहीं लगता कि रिजवान का कोई फ्यूचर मुझे T20 क्रिकेट में नजर आ रहा है। ओपन आपकी करानी चाहिए, साहबजादा फरहान और साइम अयूब आपके आएंगे। आप वन डाउन बाबर आजम को रखें, वो आपका प्रीमियम बैट्समैन है, आप इनिंग्स को बिल्ड करें। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिसको होना तो आइडिया ओपन चाहिए, लेकिन ये दोनों उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फखर को अगर टीम पे आ सकता है अगर बाबर कंफर्टेबल है, लेकिन बाबर को कंफर्टेबल भी तो करना ना हमने। बट बाबर आएंगे नहीं, वो ओपन से नीचे नहीं आ रहे तो उससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन हमेशा हमने देखा कि सैक्रिफाइस फखर ने दिया है, फखर ने वर्ल्ड कप में भी दिया है, उससे पहले भी 2 साल देता है। तो फखर से रिक्वेस्ट करके मेहरबानी करके उसे 4 पे ले आए। 5 भैया इतना तरद्दुद ना करें ना, बाबर को टीम से निकाल देना फिर। नहीं मैं नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो रन करे, वो 3 पे लेकिन आए। ओपनर जो है वो रखे, बाबर को टीम से बाहर नहीं करना चाहिए। एक आपका
आपके इनिंग्स को एंकर करने वाला भी होना चाहिए, वो मस्त बनती है उसकी कंपोजिशन। अच्छा, आपके ख्याल में अभी T20 क्रिकेट में एंकर का रोल है? हम तो ये सुनते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट में एंकर का रोल खत्म हो गया। एक प्लेयर को तो होना चाहिए, एक प्लेयर आप रख सकते हैं जो आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, बट एक से ज्यादा नहीं रख सकते आप। 2-3 रखेंगे तो फिर आपके लिए तबाही है, फिर बहुत मुश्किल है। जो अभी विराट कोहली ने भी 3-4 साल में लास्ट करके दिया है, वो एक ही टीम में एंकर का रोल करता था, बाकी सब बैचर थे उसके साथ। 4 पे आप उसमें रख सकते हैं फखर जमान को, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे आप शदाब को लेके आए, शदाब को एज ए कैप्टन लेके आए, 7 पे आप लेके आए शहीनशाह अफरीदी को, 8 पे आप हसीन शाह को लेके आए, 9 पे आप हसन अली को लेके आए, 10 पे आप सुफियान मुकीम को लेके आए, और कंसीडरिंग दिस के आपकी जो अली रजा बच्चा है इसको स्टेट अवे टीम में ले आए। ये आपका 11 अली रजा बनती है मेरी नजर में टीम। अच्छा, अली रजा को स्टेट अवे टीम में ले आए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल लेके आए। इससे ज्यादा क्या परफॉर्म करेगा अली रजा? प्रेशर में करता है परफॉर्म अहमद। अंडर परफॉर्म तो हर जगह किया उसने, अकादमी ट्रॉफी बहुत अच्छी खेली है। अभी इंग्लैंड साथ इंग्लैंड अकेडमी में गया था प्रैक्टिस करने। बॉलर तो बहुत अच्छा है, अंडर 19 वर्ल्ड का भी हमने उसका पूरा देखा है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्लेयर को टीम में तब लेकर आना चाहिए जब वो रेडी हो इंटरनेशनल उसके ऊपर खेलने के लिए। और फिर क्योंकि टीम भी बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अली रजा को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं वैसे भी मैं तो कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की कंडीशन जो थी वो आइडियल कंडीशन थी। जब आपने 6 लड़कों को डेब्यू करा दिया तो 7वां इस बेचारे का क्या कसूर था? जो सबसे वैसे मेरा ख्याल है थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी मेरी आप छोटे भाई गुजारिश मान लेना तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा उसको खेलने दें मजीद। बांग्लादेश के खिलाफ खिला ले, उसके बाद एक आध सीजन और खिलाएं डोमेस्टिक का, और उसको तीनों फॉर्मेट के तैयार होने दें। उसको T20 का बॉलर ना बनाए, मेहरबानी करें। पहले भी हमने इसे सफर किया है, हमारी पूरी पेस बैटरी में 3 बॉलर थे जिनसे दुनिया कामती थी। उन 3 बॉलरों ने जब अपने आप को कन्फाइन किया वो T20 क्रिकेट में रह गए और अब हम जो है फारग हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो बात करें ना, 2 साल नहीं तीनों को 2 साल से मुसलसल खिला रहे हैं और तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अब टाइम आ गया कि हमने आगे बढ़ना। मैं ये कह रहा हूँ, बच्चा अपनी फॉर्म में, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ना खिलाएं, इन तीनों को ना खिलाएं, ये कह रहा हूँ कि इनको ना खिलाएं। आप कह रहे हैं कि ट्रायल, मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों के साथ भी हमने ये किया है, इन तीनों के साथ भी हमने ये किया है कि इन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया और ये सब T20 के बॉल बन के रह गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ पहले तेरे को टीम में लाएं, उसके बाद कुछ डोमेस्टिक का पूरा खिलाएं और उसको 3 फॉर्मेट का बॉलर बनाए, उसको 3 फॉर्मेट का बॉलर बनाए, T20 का ना बनाए। नहीं वो इंशाल्लाह बनेगा। अगर तो ये किसी अच्छे कोच के हाथ वो तभी बनेगा जब वो लंबी बॉलिंग कराएगा। उसको आप अगर सिर्फ T20 खिलाएंगे तो फिर नहीं बनेगा वो। और आपने कंसीडर करना है कि पहले चैंपियन ये आपका एशिया कप है 3 मंथ के बाद, और उसके फिर आगे वर्ल्ड कप, आपने उसके लिए उसको रेडी करना है, क्योंकि वो वाइड बॉलर है जिसने मुसलसल आपका हर मैच के अंदर 140 प्लस किया है, जो पेस भी है। आज भी उसको चौका पड़ता था, वो 18-19 साल का बच्चा और आंखों में आंखें डाल के वो अग्रेशन से आता था। इवन हमारे बॉलर पुराने हैं वो डर जाते थे बैट्समैन से। उसके अंदर अल्लाह ने उसको ब्लेस किया है, अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ है इस चीज से। फास्ट बॉलर की तो सबसे बड़ी जो उसकी खूबसूरती कहना चाहिए, जो करेज होती है ना उसके जिगरा, वो हमने देखा है वसीम अकरम को, वकार को, शोएब अख्तर को। जब इधर से वो दिलेर है, मोहम्मद आमिर को हमने देखा बॉल बोलते हुए, जब वो दिलेर है तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर बॉलर आपका डर गया है, वो बैकफुट पे चला गया, जैसे हारिस को हमने रिसेंटली देखा है, तो वो फिर आपका तो बताइए फिर कैरियर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज टाइम कम है। कल हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे जरा एक डिटेल में PSL के हवाले से। हारिस की आपने बात की, नई गेंद के साथ हारिस बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, प्रेशर में भी वो लेके आए बाबर आजम को, एक विकेट भी उन्होंने हासिल की। आपको लगता है कि शाहीन से वहां पे कुछ कैप्टनसी को लेके कुछ गड़बड़ हुई है? बिकॉज उन्होंने उनके ओवर संभाल के रखे, उस टाइम पे उनको विकेट्स लेनी चाहिए थी, बट ही रादर थॉट के नहीं अभी इनका ओवर संभाल के रखते हैं, ठीक है जिगर, बाद में इनको यूटिलाइज करें। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, बोथ ऑफ यू? द लास्ट क्वेश्चन जेसन भाई बताइए। जी मेरा अच्छा पॉइंट आपने लिया। अगर लो रोटेशन कर रहे हैं और आपको विकेट लेने के लिए जाना है तो फिर जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनके ओवर बचा के रखने चाहिए। हारिस रऊफ ने अच्छा ओवर करवाया था, वहां पर एक एज लग के उनको छक्का हुआ, एक अपील हो गई, वो DRS से बच गई, तो उसके बाद 2 ओवर अभी हारिस रऊफ के पड़े थे। तो वहां पर अगर एक ओवर और करवा दिया जाता और उस प्रेशर को बिल्ड करके रखा जाता तो शायद वहां पर अगर वो विकेट लेने में एक और कामयाब हो जाए तो इस लो टोटल में थोड़ा सा शायद वो मैच बना सकते थे। ओवर तो स्कोर नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि हारिस के पास अगर ओवर पड़े हुए थे और आपको विकेट चाहिए थी तो वहां मुझे लगता है कि हारिस रऊफ का ओवर एक और करवा लेना चाहिए।
इरफान, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अदले बिल्कुल उसको आपको ऑल अटैक की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन शायद उसकी रीजन ये है कि हारिस अगर विकेट लेते तो हैं लेकिन वो रन इतने ज्यादा कंसीड कर देते हैं कि वो एक रीजन बनती है कि आपकी टीम बिल्कुल ही दूसरी तरफ चली जाती है। और दे वर डिफेंडिंग जस्ट 129, तो वो शायद कहीं ना कहीं चाह रहा था कि यार अगर एक दो ओवर और दिया, और जिस तरह वो मोहम्मद हारिस और बाबर खेल रहे थे कि अगर फिर कोई 10-15 का ओवर लगता है तो गेम ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है, तो वो शायद एक रीजन था। बट तो हारिस आउट होता है, मेरा ख्याल है रिस्की होता है, वहां पर विकेट ले जाते तो मैच बन जाता, क्योंकि रन तो कितना फ्लो तो देते हैं। एग्री करता हूं, अटैक करना चाहिए था ऑल अटैक की तरफ मैं, लेकिन सोच बता रहा हूँ कि शायद शाहीन के पॉइंट पे आया कि अगर बहुत ज्यादा रन हो गए पावर प्ले में तो पहले ही मैच वन साइडेड हो जाएगा और बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मालूम था कि ये लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लैग करता हूँ। शाहीन भी एक गलती कर रहा है। देखिए रिजवान की भी मैंने, जल्मी की बात की, मैंने मुल्तान सुल्तान की और लाहौर कलंदर की बात की। जल्मी के पास भी बहरान मुमताज है, आपको एक्स्ट्रा स्पिनर डालना पड़ेगा, आपके पास एक वैरायटी ऐड होगी। आमिर जमाल की मैंने बात की, रिस्ट स्पिनर T20 में बाहर होता ही नहीं है एशिया की कंडीशन के अंदर। जैसे ही वो आमिर जमाल आया तो जल्मी की शेप हमें बेहतर नजर आ गई। इन्होंने सामा मीर मुसलसल मार खा रहा है 3 मैचेस के अंदर। इनको चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इसको बाहर करें, बट 2 बॉलर के साथ जाए रेगुलर। और आपके पास फैसल अकरम से अच्छा कोई बॉलर नहीं है। फैसल अकरम मस्ट आता है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है। और मुझे तो ये आज तक ये माइंड मेरा नहीं समझ पाया कि जो लड़का पाकिस्तान खेल चुका है वो लीग क्रिकेट में बाहर कैसे बैठ सकता है। ये तो मेरी समझ से बियॉन्ड है। इसी तरह ये अगर बात करें तो ये भी 4 बॉलर के साथ जाते हैं, इनके पास भी डगआउट में मेहरान मुमताज बैठा हुआ है। आप ये देखें कि एक एंड से आमिर ये जो है जमाल बॉल करेगा या दूसरे एंड से मेहरान मुमताज आएगा, तो इनकी जो वैरायटी है बॉलिंग की रेंज बहुत बढ़ जाएगी। अब आप T20 क्रिकेट के अंदर 4 बॉलर से इवन 5 से भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके पास एक 6 या 7 की ऑप्शन होगी, जो अगर एक को मार पड़ी है तो दूसरा आ जाएगा, फिर सर्वाइव कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये हर फ्रेंचाइज लीग वाले अपनी मर्जी करते हैं, इनका अपनी हर एक की अप्रोच है। हमारी जो अपनी सोच होती है, गेम सेंस होती है, हम उसके मुताबिक बात करते हैं, बट ये तो उनका अपना डिसीजन है। बट मेरे सेंस में ये इनको रेंज बढ़ानी चाहिए। इनके डगआउट में लड़के बैठे हुए सर 6 या 7 में 5 स्पेशलिस्ट 6 या 7 में वो 6-7 करते हैं, लेकिन उसमें ना वो फिर ये करते हैं कि उस तरह के प्लेयर रख लेते हैं जो आधा बैट्समैन होता है आधा बॉलर होता है। तो इस तरह वो अपने ऑप्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 5 स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होते हैं T20 में। 5 स्पेशलिस्ट रखे और एक आपके पास कुशन होना चाहिए ऑलराउंडर की शेप में, जो अगर जरूरत पड़े तो 2 ओवर 1-2 ओवर या 3 ओवर करवा सके। वो जरूर आपके पास लेवरेज होनी चाहिए कि किसी को बहुत रन हो गए वो जंपिंग करके उसकी जगह पे कर सके। बट अगर आपके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो लास्ट मैच जल्मी हारा था उसी वजह से तो हारा था कि आपके पास आखिरी ओवर कराने की ऑप्शन कोई नहीं थी। और जब आपने हुसैन तलत को दिया तो वो उसने हसन अली और उसने पूरा कर दिया खुशदिल शाह ने। तो आपके पास अगर ऑप्शन हो, वैरायटी हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है gentlemen, I have to wrap up the show. कल इंशाल्लाह it is going to be 15th number of HBL PSL season 10th match between Karachi Kings and Koira Gladiators. कल फिर आएंगे, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, पोस्ट मैच शो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।